आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। देखिए, अभी तक मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और सोशियोलॉजी का भी मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। इसका जो मेन कारण था, मैं 2 दिनों से हॉस्पिटल में था, भैया का थोड़ा तबीयत खराब था, उन्हीं को मैं लेकर गया था। अब मैं घर आ चुका हूं और आज बारिश होने वाला है पॉलिटिकल साइंस की वीडियो का। तो आप लोग क्या करिएगा, हर एक वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक या फिर 2 वीडियो को देखकर जाते हैं और बोलते हैं कि सर आपके चैनल से एक भी क्वेश्चन टच नहीं करता है। आप लोग यकीन मानिए कि हर एक क्वेश्चन हमारे चैनल के वीडियो से टच होते हैं और हर एक क्वेश्चन बच्चे लिखकर भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट्स करते हैं कि सर आपने जो जो पढ़ाया हर एक क्वेश्चन भीड़ गया था। तो जाहिर सी बात है, भिड़ता है, इसलिए आपको हर एक वीडियो को देखना है। आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना है और हर एक वीडियो को देखिए। और बस माफ कर दीजिए आप लोग मुझे, क्योंकि थोड़ा मैं हॉस्पिटल में फंस गया था, इसलिए आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे पाया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करिए और चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे यहाँ पर देखिए और बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत सारा वीडियो आने वाला है, इसलिए हर एक वीडियो को देखिएगा। आप लोग आपको याद भी हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप लोग हर एक चीज को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिया सर है तो आप लोगों को टेंशन क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए। देखिए हमारा जो लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र को जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, इसको हम लोग अच्छे तरीके से चलाने के लिए यहाँ पर जो नागरिक है, नागरिक को जागरूक होना चाहिए, ठीक है, या फिर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्यों जरूरी है, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, पहला बात, जो भी नेता वगैरह जो भी होता है, कौन चुनता है, जनता चुनता है। अब ये नेता जो चुना गया, ठीक है, ये जो नेता चुना गया या किसका होगा, जनता का होगा। या काम किसके लिए करेगा, तो जनता के लिए करेगा। तो मतलब लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन प्रणाली है। इसके सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है, मतलब जागरूक होना जरूरी है। प्रजातंत्र का आधार जनता है और अगर जनता ही अगर सुत गया तो सब कुछ लूट गया। तो यहां पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इसमें जनता को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहना तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सदा मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः जागरूकता ही लोकतंत्र की कीमत है। अगर लोग, जो भी यहाँ पर जनता होंगे, अगर वो जागरूक है तभी लोकतंत्र चलेगा, नहीं तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। तो ये रहेगा आप लोगों का इसका उत्तर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, सुंदर सा, प्यारा सा उत्तर है। और देखिए यहाँ पर आप चाहे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं कि अगर लोग, मतलब लोकतंत्र में अगर जनता ही अगर सूत जाएगा, तो जैसे कि जो भी नेता वगैरह जो भी बनेगा वो अपना मनमर्जी काम करेगा, जो मन में आए सो करेगा। अब जैसे मानिए चले कोई एक नेता है, इसको हमने चुना, इसको वोट दिया, ये नेता बन गया। अभी नेता बन गया, बोलिए हाँ ठीक है, चलिए। अभी नेता क्या कर रहा है, पूरा लूट रहा है, पूरा एकदम भ्रष्टाचार फैला रहा है, सबको कुछ मतलब सबको लूट रहा है, किसी को काम धंधा कुछ नहीं दे रहा, ना देश का विकास कर रहा है, ना किसी राज्य का विकास कर रहा है, ना किसी गाँव का विकास कर रहा है। तो अगला बार जो दोबारा टाइम में जो चुना होगा, आप लोग इस जनता को चुनेंगे? बिल्कुल नहीं चुनेंगे, इसको कोई भी आदमी नहीं चुनेगा। इसी प्रकार से जनता को यहाँ पे जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा देश अच्छे तरीके से चलेगा। और लोकतंत्र का अगर सफल संचालन हमें करना है, तब यहाँ पर जो भी नागरिक होंगे उनको जागरूक होना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। पहला क्या है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बताइए। दूसरा है कि राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु से आप क्या समझते हैं, या फिर राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है। ये प्रश्न पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा जाए, या फिर ये प्रश्न पूछा जाए, तीनों का आंसर हमारा एक ही होने वाला है। तो देख लीजिए इसका जो अध्ययन क्षेत्र है, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हाँ चलिए बात करते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए कि राजनीति विज्ञान राज्य, शासन व सत्ता का अध्ययन करता है, जिसमें राज्य के बारे में, शासन के बारे में और सत्ता, यानी जो हमारा राज्य जो स्टेट है, जिस मतलब ये जो राज्य होगा, इस राज्य में किस प्रकार का शासन व्यवस्था होगा, किस प्रकार से सत्ता होगा, यानी किस प्रकार से पावर हो, यहाँ पावर है यहाँ पर। तो ये सब चीज का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ही मतलब बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ही समझिए कि एक व्यापक रूप में, एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में इसका अध्ययन होता है, क्योंकि इस विषय के
छात्र को यह देखना पड़ता है, मान के चलिए कोई भी मतलब स्टूडेंट जो होगा इस सब्जेक्ट का, इसको देखना पड़ेगा कि राज्य अतीत में कैसा रहा है, पुराने टाइम में हमारा राज्य किस प्रकार से था। जैसे अभी हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड हमारा पहले कैसा था, ठीक है, वर्तमान में कैसा है, अभी के टाइम में झारखंड हमारा कैसा है, तो भविष्य में उसे कैसा होना चाहिए, आगे आगे हमारा जो झारखंड होगा वो कैसा मतलब उसको होना चाहिए, या फिर कैसा हो सकेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें मानव व्यवहार, राजनीतिक घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं नवीन अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर। जिसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई भी एक स्टूडेंट है, कोई भी एक छात्र कोई भी हो, यहाँ पर इसका जब स्टडी करेगा, मतलब राजनीति विज्ञान का जब स्टडी करेगा तो इसमें देखेगा कि हमारा जो राज्य है वह अतीत में कैसा था, अभी के टाइम में हमारा राज्य कैसा है, आगे भविष्य में हमारा राज्य कैसे होगा, ये सब हर एक चीज को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। यही होता है इसका अध्ययन क्षेत्र। नोट करिए, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है और यहाँ से आपको हो सके 5 नंबर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। मतलब जो स्वतंत्रता है इसका 2 टाइप का यहाँ पर फेज, एक हो गया नकारात्मक, एक हो गया सकारात्मक, यानी एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। एक पॉजिटिव अवधारणा, एक नेगेटिव अवधारणा, तो दोनों में क्या अंतर है बताना है। चलिए शुरू करते हैं, हो जाइए तैयार। नंबर 1 देखिए ध्यान से, आप चाहे तो इसको देखिए, जब मतलब अंतर बोलेगा तो आप चाहे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक साइड में लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा, और एक साइड में आप लोग लिख सकते हैं स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा। नकारात्मक वाला एक साइड में लिखिए, सकारात्मक वाला एक साइड में लिखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का न होना है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता माने क्या, इसमें किसी भी प्रकार कोई बंधन नहीं होगा, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का न होना नहीं है, मतलब इसमें बंधन होगा। बात बुझाया, बिल्कुल बुझा गया, तो ये हो जाएगा इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून और स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगर नकारात्मक स्वतंत्रता के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कानून जो है जो हमारा स्वतंत्रता है एक दूसरे क्या होंगे, विरोधी होंगे। लेकिन अगर हम लोग सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार अगर देखेंगे तो कानून जो स्वतंत्र है ये आपस में क्या हो जाएगा, सहयोगी होगा। आपस में क्या होगा, सहयोगी, परस्पर सहयोगी है। आगे चलिए पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है क्या है, तो अगला पॉइंट है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो कम से कम शासन करती है। देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा सरकार जो कम से कम काम करेगा, जो कम से कम शासन करेगा, ठीक है, उसको अच्छा सरकार बोला जाएगा। जबकि अगर सकारात्मक स्वतंत्रता के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये होगा सकारात्मक में और ये होगा नकारात्मक में। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर सीमित नियंत्रण होता है, मतलब राज्य का जो व्यक्ति होगा उस पर मतलब ज्यादा मतलब कुछ कंट्रोल नहीं होता, सीमित, बहुत ही कम मात्रा में होता है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब कर सकता है, ठीक है, मतलब सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक विकास के रूप में, ये सब रूप में हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब वहां पर हस्तक्षेप मतलब टांग अड़ा सकता है अगर आप लोग बोलिएगा, मतलब कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। ये हो जाएगा इसका हमारा प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी है एकदम सुपर डुपर हिट, एकदम ताबड़तोड़, KGF 2 वाला, KGF 2, ठीक है, पुष्पाराज में झुकेगा नहीं साला, उस प्रकार का प्रश्न है। देखिए क्या है, स्वतंत्रता से क्या आशय है। पहला बात आपको स्वतंत्रता के बारे में बताने की, स्वतंत्रता माने क्या होगा, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है। एक हुआ व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और एक हो गया राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता, मतलब 2 प्रकार का, एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और एक पूरा राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता। तो दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है बताना है, पति पत्नी है या फिर जो भी है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले बात करते हैं स्वतंत्रता का अर्थ। देखिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के लीवर से निकला है जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लिबर्टी बोला जाता है, जिसका माने क्या होता है, इसका माने एक्चुअल में होता है पूर्ण स्वतंत्रता। एक्चुअल में ये जो लिबर्टी जो शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है और इसका माने होता है पूर्ण स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता का एक्चुअल में इंग्लिश मीनिंग बोलेगा तो लिबर्टी हो जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी है। जो व्यक्ति का जो स्वतंत्रता होगा, जो राष्ट्र का जो स्वतंत्रता, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता दमनकारी प्रतिबंधों से नष्ट कर दी जाएगी। अगर मान के अगर हमारा राष्ट्र, हमारा जो देश है, अगर ये स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है, इसका मतलब क्या, हम गुलाम है। अगर देश अगर गुलाम है भाई तो हम लोग भी गुलाम है, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
जिस टाइम हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उस टाइम कोई अपना मनमर्जी काम नहीं कर सकता था, लेकिन अभी हम लोग स्वतंत्र, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जहां मन तहाँ जा सकते हैं, जहां मन तहाँ हम लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये बात हो गया। यही कारण है कि गुलाम देशों के लोग अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान चलिए कोई देश अगर गुलाम है तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे, वो मतलब उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आगे बढ़े, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है। सामाजिक प्रतिबंधों माने क्या, देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं होगा। सामाजिक तरीके से जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उसी को बोला जाएगा सामाजिक प्रतिबंध। जैसे मान के चलिए, ध्यान से सुनिए, जैसे मान के चलिए ये आपका एक घर है, ये आपका क्या है, घर है, एकदम बहुत सारा यहाँ पर घर है, मतलब 2 तल्ला 3 तल्ला 5 तल्ला मान के चले घर है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला, ये रहा 5 तल्ला घर, 5 तल्ला घर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी मान के चलिए कोई भी चीज बजा रहा है, कोई भी चीज बजा रहा है, या फिर बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कोई गाना गा रहा है। अब ये गा रहा है गाना, तो इस घर में जो इसको भी डिस्टर्ब होगा, इस घर में जो इसको भी डिस्टर्ब होगा, इस घर में जो इसको भी डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर भी डिस्टर्ब होगा, हो सके आस पड़ोस में भी डिस्टर्ब होगा। जब ये डिस्टर्ब होगा ना तो हर कोई बोलेगा कि अरे बाबू तुम चुप हो, इतना बेसुरा खाओ मत। ठीक है, यहाँ पे डीजे उजे बजा रहा है तो बोलेगा डीजे का साउंड थोड़ा कम करो। तो इस प्रकार से वहाँ प्रतिबंध लगाया जाएगा, इसी को बोला जाएगा सामाजिक प्रतिबंध। इसमें कोई नियम कानून वगैरह नहीं होता, बल्कि सामाजिक रूप से जो लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसके आंसर को सिंपल तरीके से लिखा है, बोल रहा है कि सामाजिक प्रतिबंध का अर्थ वैसे प्रतिबंध से है जिसमें सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें कानून की ताकत का प्रयोग नहीं होता, बल्कि केवल सामाजिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मतलब इसमें कानून वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सामाजिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसमें सामाजिक असहमति अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले मकान में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर देखिए क्या है, संगीत बजाने पर, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना एक प्रकार का सामाजिक प्रतिबंध है। सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है जो दूसरों को हानि पहुंचाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है, तभी कानूनी और सामाजिक तौर पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा उत्तर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, मतलब जो हमारा नागरिकों की जो स्वतंत्रता है इसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर राज्य क्या कर सकता है, ये चीज हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जानते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। किसी देश में रहने वाले देशवासी के समूह को नागरिक कहा जाता है। नागरिकों की स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है, तभी वो अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, कोई भी नागरिक है, अब ये किसी भी देश में रहे, किसी भी समाज में रहे, किसी भी गांव में रहे, किसी भी राज्य में रहे, अगर ये स्वतंत्र है तो यह अपना जो जीवन है अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकता है। जैसे अगर पहले का टाइम में अगर बात करें, अगर हम लोग जिस टाइम हमारा देश गुलाम था उस टाइम कोई भी आदमी जो भी था अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी नहीं पा रहे थे, मतलब उनके मन में हमेशा डर लगा हुआ रहता था, मतलब कुछ अपना मन का नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर कोई आदमी अगर स्वतंत्र होगा तो अपना मनमर्जी काम कर सकता है, मतलब अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी सकता है। प्रत्येक देश के संविधान के अनुसार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। जैसे बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता कि यहाँ पर तुम जैसे बोल सकते हो, ठीक है, तुम किसी भी धर्म को अपना सकते हो, बहुत प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। इन स्वतंत्रताओं का उपयोग नागरिक अपने दैनिक जीवन में करते हैं। देश के कानून के अनुसार नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं प्राप्त, ठीक है, प्राप्त के बाद देखिए क्या प्राप्त है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो कानून से भारत देश के नागरिकों को बहुत सारा स्वतंत्रता दिया गया है। यहाँ पर धर्म को लेकर, बोलचाल को लेकर, कहीं आने जाने को लेकर बहुत सारा ऐसा स्वतंत्रता दिया गया है, जिससे क्या है, मतलब यहाँ पर राज्य को लगता है कि अगर स्वतंत्र अगर हम लोग नहीं देंगे तो हमारा जो राज्य है, जो हमारा देश है, ये भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है और ये हमारा राज्य का कर्तव्य। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माने होता है बोलने का स्वतंत्रता, कुछ चीज मतलब किसी के सामने कोई विचार प्रकट करने का जो स्वतंत्रता होता है, इसी को बोला जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आगे चलिए, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित बताइए। चलिए बात करते हैं, एक एक करके हर एक चीज को समझ लेते हैं।
तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यहाँ पर जितने भी नागरिक हैं सभी को भाषण देने का, अपने विचार को प्रकट करने का, ये सब का स्वतंत्रता होता है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। कोई भी नागरिक हो देश का तो वह बोलकर या फिर लिखकर अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। उसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कब होनी चाहिए इस बात को भी आप लोग देख लीजिए, कब होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा बात यहाँ पर लिखा गया है कि उदाहरण के लिए किसी विशेष समय में राजनेताओं को अपना विचार अभिव्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मैं कोई विशेष टाइम पे, कोई पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है, जो नेता वगैरह होता है जो क्या क्या भाषण वगैरह देगा उस पर प्रतिबंध रोक लगाया जाता है। तनावपूर्ण विचार और धर्म विरोधी विचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो तनावपूर्ण, जिससे तनाव बढ़ेगा, जिससे झगड़ा होगा, लफड़ा होगा, तो ये सब चीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर धर्म विरोधी और धर्म को लेकर जो विचार होता है उस पर भी रोक लगा दिया गया है। फिर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 क्या है देखिए, समानता किसे कहते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पर कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वंश के हो, कहीं पर भी जन्म हुआ हो, सबको यहाँ पर समान समान अवसर दिया जाए, इसी को बोला जाएगा समानता। धर्म, जाति, लिंग, वंश, कुल और जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अर्थात राज्य के सभी, ठीक है, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, कुल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अर्थात राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उसके व्यक्तित्व और बुद्धि के विकास के लिए समान सुअवसर प्रदान हो। लास्की की दृष्टि में समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, मतलब ये बात नहीं कि समान वेतन दिया जाए, बल्कि उनको विकास करने का समान समान हक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 9 देखिए क्या है कि स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, ये सब के बारे में बताना है, जैसे स्वतंत्र का प्रकार क्या, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और जिससे कि कुछ आता है, जैसे कि सामाजिक स्वतंत्रता का डेफिनेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का डेफिनेशन, उसके बाद एक होता है प्रेस की, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये सब जो होता है मैं आपको आगे और बताऊंगा। तो अभी जितना भी वीडियो आने वाला है आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।